गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब दो क्वेश्चन लास्ट हमारे रह गए हैं फ्रॉम द असाइनमेंट एंड जो आप लोगों ने मुझे डाउट्स बताए थे उसमें से दैट करके देन विल जस्ट वाइंड इट अप। सो लेट अस जस्ट सी व्हाट आर दोज क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है ये वाला, द फिगर शोज द नेटवर्क ऑफ 5 कैपेसिटर्स कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आपने सिर्फ टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है और निकाल के इसके बाद हाफ सी वी स्क्वायर अप्लाई करना है। सिर्फ ख्याल किस चीज़ का रखना है, देखिए यहाँ पे मान लो कि ये जो पॉइंट्स हैं, सपोज दीज पॉइंट्स आर ए एंड बी, से दिस पॉइंट इज सी डी एंड मान लो कि ये पॉइंट जो है दिस इज ई एंड एफ। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो ए से ई तक वाला रीजन है, इस रीजन में यहाँ पे ना तो कोई कैपेसिटर लगा है ना कोई बैटरी लगी है, तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होना है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट ई है इट इज सेम एज दैट ऑफ पॉइंट ए। अगर मैं पोटेंशियल के टर्म्स में बात करूं तो जितना पोटेंशियल जो है वो ए पॉइंट पे होगा उतना ही इस पॉइंट पे होगा। तो ये दोनों पॉइंट्स बेसिकली, ये वायर यहाँ पे लगे ना लगे कोई फर्क नहीं है, इस चीज़ को मैं सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हूँ। ऑन द सिमिलर ग्राउंड्स आप यहाँ पे भी देखिए, ये जो रीजन है यहाँ पे भी कोई कैपेसिटर्स नहीं कनेक्टेड है, तो बेसिकली ये जो पॉइंट बी है जितना पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही पोटेंशियल यहाँ पे है, तो ये पॉइंट बी बेसिकली बी पॉइंट ही है। तो इस सर्किट को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई इस पॉइंट को कंसिडर करते हुए अगर करते हैं तो ये सिचुएशन क्या बन जाती है, ये 3 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर था और ये जो दूसरा 3 माइक्रोफैरड है जहाँ पे ये पॉइंट पे जहाँ पे ये कनेक्टेड था उसके साथ ही ये वाला 3 माइक्रोफैरड दूसरा वाला जो है ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, और उसके बाद बीच में यहाँ पे सी और डी पॉइंट जो हैं, यहाँ पे भी बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है, कोई सेल नहीं है, तो बेसिकली इसके भी यहाँ पे कनेक्ट होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे ये 2 माइक्रोफैरड वाला कैपेसिटर है और यहाँ पे ये जो दूसरा कैपेसिटर है 1 वाला, ये भी इसी पॉइंट के साथ कनेक्टेड है क्योंकि ये दोनों पॉइंट हैं ये सेम है, सेम पोटेंशियल पे हैं। तो दिस इज 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट हो गया। अब इनके बीच में ए और बी पॉइंट के बीच में यहाँ पे एक कैपेसिटर अलग लगा हुआ है, दैट इज दिस वन। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाइड सर्किट है और ये नीचे बैटरी लगी हुई है 100 वोल्ट की। ठीक है, तो अब हमें क्या नजर आ रहा है कि ये दो कैपेसिटर जो हैं दे आर इन पैरेलल, ये दो कैपेसिटर जो हैं दे आर आल्सो इन पैरेलल, और ये दो जो सर्किट के चंक्स हैं दे आर इन सीरीज। उसके बाद ये जो पूरी सीरीज कॉम्बिनेशन वाली चीज है ये उसके बाद ये नीचे वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो पहला पोर्शन है ये दोनों पैरेलल में है, इनकी टोटल कैपेसिटी को मैं बोल रही हूँ CP1 और ये जो दोनों हैं इनकी कैपेसिटी को बोल रही हूँ CP2। और उसके बाद CP1 CP2 आपस में सीरीज में होंगे और उसके बाद ये नीचे वाले कैपेसिटर के साथ ये पैरेलल में होंगे 2 माइक्रोफैरड के साथ। ठीक है, सो हाउ डू वी स्टार्ट। सबसे पहले हम CP1 कैलकुलेट करते हैं। तो CP1 कितना होगा, 3 and 3 पैरेलल में सॉल्व हो जाएंगे तो ऐड होके हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। इसी तरह से CP2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 and 2, ये दोनों पैरेलल में हैं तो दिस विल बी 3 माइक्रोफैरड। और उसके बाद CP1 and CP2 आर इन सीरीज, CP1 and CP2 they are in series। तो ये दोनों सीरीज में हैं तो इसको हम CS1 बोल देते हैं टोटल सीरीज को। 6 and 3 हैं तो 6 इन C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 वो हम यूज करने लगे हैं, तो दिस विल बी 6 into 3 डिवाइडेड बाय 9। तो स्टूडेंट्स ये ऊपर 18 बनेगा नीचे 9 बनेगा, टोटल सॉल्व होके बन जाएगा 2 माइक्रोफैरड। तो ये 2 माइक्रोफैरड और ये जो नीचे वाला 2 माइक्रोफैरड है ये पूरी ब्रांच का आ गया 2 माइक्रोफैरड और ये नीचे 2 माइक्रोफैरड दे आर इन पैरेलल, तो वो दोनों पैरेलल में हैं तो उनका जो हमारे पास फाइनल पैरेलल कैपेसिटेंस है, आप CP3 लिखना चाहो CP3 लिख लो। तो ये 2 और 2 जो हैं दे आर इन पैरेलल, तो हमें पता है जब इक्वल कैपेसिटर्स इन पैरेलल होते हैं तो आंसर क्या होता है C डिवाइडेड बाय N। तो दैट विल बी सिंपली 2 डिवाइडेड बाय सॉरी ना वो सीरीज में होता है, दे आर इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा 2 + 2 ऐड हो जाएंगे तो दिस विल बी टोटल 4 माइक्रोफैरड। ये हमारे पास टोटल फाइनल कैपेसिटी आ गई पूरे सर्किट की। सिर्फ यहाँ पे ये चीज जो है इसको रिकॉग्नाइज करना ही मेन पॉइंट था कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इनके बीच में कोई चीज नहीं लगी हुई, तो ये पॉइंट सीधे आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके बाद अब हमें टोटल कैपेसिटी पता लगी, हमें निकालनी क्या है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है हाफ CV², V हमें बताया हुआ है 100 और टोटल कैपेसिटी हमने निकाल ली है 4 माइक्रोफैरड, तो सिर्फ यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। एनर्जी स्टूडेंट्स अगर जूल में चाहिए तो हमें माइक्रो को कन्वर्ट करना पड़ेगा फैरड में।
10⁻⁻6 इंटू 100 इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस चीज को आप सिंप्लीफाई करोगे तो योर आंसर विल टर्न आउट टू बी इन जूल। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वन लास्ट क्वेश्चन। Three concentric metallic shells, this and this radius, this have surface charge densities this respectively as shown. Obtain the expression for the potential of three shells A, B, C. If shell A and C are at the same potential, obtain the relation between A, B and C. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ पोर्शन बताना चाहती हूँ। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि किसी भी शेल के ऊपर अगर कोई चार्ज पड़ा है Q और उसके सेंटर में अगर मैंने पोटेंशियल निकालना हो तो वो कितना होता है, KQ डिवाइडेड बाय जितनी इसकी रेडियस है, रेडियस मान लो R है, तो KQ बाय R इसका पोटेंशियल होता है थ्रू आउट द इंटीरियर भी और इसकी सरफेस के ऊपर भी, दैट इज 1। तो अब होगा क्या कि अगर इसके अंदर एक और सफियर पड़ा है और उसके ऊपर भी कुछ चार्ज है, मान लो Q डैश, तो अगर मैंने सेंटर के ऊपर टोटल पोटेंशियल निकालना है तो वो इसका पोटेंशियल होगा प्लस इसका पोटेंशियल होगा, तो उस तरह से हम निकाल लेंगे। सिमिलरली अगर मैंने इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल निकालना है, जो इनर वाला सफियर है उसकी सरफेस के ऊपर, तो उसकी सरफेस के ऊपर पहले हम इसका पोटेंशियल निकाल लेंगे। वो कितना हो जाएगा, मान लो कि ये रेडियस इसकी जो है दैट इज से R डैश, तो पहले हम इसका पोटेंशियल इसकी सरफेस पे निकाल लेंगे, वो आएगा KQ डैश अपॉन R डैश। तो एक तो पोटेंशियल इसके अपने चार्ज की वजह से, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला। दूसरा जो बाहर वाला सफियर है, हमें पता है जितना उसकी सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही उसके इंटीरियर में पोटेंशियल होता है, तो उसके केस में उसका पोटेंशियल साथ में ऐड होगा, दैट विल बी KQ बाय जो उसकी रेडियस है दिस। तो इस तरह से तो स्टूडेंट्स करना क्या होता है आपने कि डिस्टेंस का किस हिसाब से आपने हिसाब लेना है। जब आप इंटीरियर में निकाल रहे हो पोटेंशियल इस सफियर के इंटीरियर में, तो आपने इससे इसके डिस्टेंस को नहीं देखना, आपने ये नहीं डिस्टेंस देखना, आपने क्या देखना है कि जो भी पॉइंट ये आउटर सफियर के इंटीरियर में है वहां पे पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसकी सरफेस के ऊपर है। इसके पूरे इनसाइड जो ये आउटर सफियर की वजह से पोटेंशियल है वो सारा थ्रू आउट सेम है, और कितना है, जितना इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल होता है। ठीक है, और जब आपने इसकी वजह से पोटेंशियल निकालना है, मान लो इसकी वजह से आपने बाहर पोटेंशियल निकालना हो इनर वाले की वजह से, ये तो मैंने पोटेंशियल पहले केस में जो निकाल के आपको बताया ये कब के लिए है, जब पॉइंट मैंने यहाँ पे माना हुआ था इनर वाले सफियर के ऊपर। अगर आउटर वाले सफियर पे निकालना होता, यहाँ पे एक तो इसका अपना पोटेंशियल होना था KQ बाय R, ये सेम ही, और जब ये इनर वाले की पोटेंशियल की कॉन्ट्रीब्यूशन आपने लेनी थी तो वहां पे पोटेंशियल में जो रेडियस यूज होनी है वहां पे क्या है, ये जो इनर सफियर है ये बिहेव करेगा लाइक अ स्मॉल चार्ज लाइंग एट द सेंटर, तो इसका पोटेंशियल जब इस पॉइंट के ऊपर आप निकालोगे तो यहाँ पे रेडियस जो है, जो डिस्टेंस है, वो आउटर सफियर का ही यूज होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर किसी सफियर के इंटीरियर में चार्जेस पड़े हैं और उस पॉइंट के ऊपर आपने पोटेंशियल निकालना हो तो डिस्टेंस कौन सा लेना है और दूसरी बार कौन सा लेना है, उन्हीं चीजों का आपने ख्याल रखना है इस क्वेश्चन में। तो इसको सॉल्व करते टाइम हम इन चीजों को रिविजिट करते हैं एक बार। अब देखो यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा है कि पहले तो आपने पोटेंशियल निकालना है तीनों शेल्स के ऊपर, A, B और C के ऊपर। अब स्टूडेंट, जब हम A शेल के ऊपर कोई पॉइंट मानते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जब आपने पोटेंशियल लेना है तो आपको क्या पता है कि यहाँ पे एक तो पोटेंशियल है इसके अपने चार्ज की वजह से, दूसरा यहाँ पे पोटेंशियल है ये B वाले सफियर की वजह से, और तीसरा है C की वजह से। जो B और C की वजह से है पोटेंशियल वो तो उतना ही है जितना उनकी सरफेसेस के ऊपर है। अब इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाय जो इसकी रेडियस है B, और इसकी सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा, दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाय C, और इसकी वजह से पोटेंशियल हमें पता ही है KQ बाय A, तो तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो दैट विल गिव अस द टोटल पोटेंशियल। तो सबसे पहले जो पार्ट 1 है दैट इज द पोटेंशियल एट E, वो किसके बराबर होगा, उसको हम लिख देते हैं V1 प्लस, या V किसी तरह से भी इसको आप लिख लीजिए। पोटेंशियल एट A हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसको V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख दीजिए चाहे आप। तो यहाँ पे 1 मैंने ये सबसे इनर वाले को माना है, इसको मैंने 2 माना है, इसको मैंने 3 माना हुआ है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो चार्जेस हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, जो 1 के ऊपर चार्ज है मान लो उसकी वैल्यू मैंने मान ली Q1 डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस कितनी है A, ऐसे ही K
Q2 दूसरे का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस B प्लस KQ3 डिवाइडेड बाय उसकी जो रेडियस है C। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स Q1 की वैल्यू कितनी है, हमें सिर्फ चार्ज डेंसिटी बताई हुई है, तो Q1 कितना होगा, जितनी उसकी चार्ज डेंसिटी है इनटू उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया उसका कितना है 4πa²। स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं एरिया के साथ सरफेस चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई करूं तो क्या पता लगता है, चार्ज। तो Q1 की वैल्यू ऐसे आएगी। ऐसे ही जो Q2 है दैट विल बी सिग्मा इंटू 4πb², और जो Q3 है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू 4πc²। लेकिन जो Q2 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो B है उसकी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो जो Q2 आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो VA की वैल्यू जो आ जाएगी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे K सब में कॉमन है और यहाँ से 4π और सिग्मा भी कॉमन आ जाएगा, तो K इंटू 4π सिग्मा, यहाँ तक ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। और बाकी की टर्म्स जो हैं वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर। तो Q1 की जगह पे यहाँ पे आएगा A² और डिवाइडेड बाय एक आ जाएगा A। ऐसे ही दूसरे में B का स्क्वायर डिवाइडेड बाय B, और तीसरे में सॉरी यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा साथ में, और यहाँ पे आएगा C² अपॉन C। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दैट विल बी K इंटू 4π सिग्मा इंटू A प्लस B, A माइनस B प्लस C। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया पोटेंशियल एट पॉइंट एट द सफियर ए। और जब आपने पोटेंशियल एट सफियर बी लेना है तो स्टूडेंट्स वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब बी पॉइंट पे लेना है स्टूडेंट्स, तो बी पॉइंट पे अगर मान लो यहाँ पे मैंने पॉइंट लिया है तो यहाँ पे फर्क अभी क्या पड़ेगा, अब जब मैंने ए के चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है तो मैंने KQ/A नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि मुझे निकालना यहाँ पे है इस पॉइंट पे। तो जब मैंने इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकालना है तो मेरे लिए ये जो इनर सफियर है ये बिहेव कर रहा है लाइक अ पॉइंट चार्ज लाइंग एट द सेंटर। तो वो पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस जो है इस पॉइंट से वो कितना है, B है। तो चाहे चार्ज मैं A का ही लूंगी लेकिन डिस्टेंस वहां पे कौन सा लगेगा, B का। ये कब के लिए, जब पॉइंट मैंने B के ऊपर लिया है और पोटेंशियल मैं निकाल रही हूँ A का तब। लेकिन जब मैं B पॉइंट के ऊपर, B सफियर के ऊपर C की वजह से पोटेंशियल निकालूंगी तब मैंने डिस्टेंस B नहीं लेना है, तब मैंने डिस्टेंस C ही लेना है, क्योंकि ये चार्ज जो है C वाला चार्ज ये इससे बाहर पड़ा है और C वाले सफियर के इंटीरियर में जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस के ऊपर है C के, और वो कितना होगा KQ/C। तो जो सफियर बाहर पड़े हैं उनका जब पोटेंशियल हमने इंटीरियर पॉइंट्स के ऊपर लेना है तो रेडियस उनकी अपनी लेनी है, लेकिन जो सफियर इंटीरियर में पड़े हैं जब उनका पोटेंशियल लेना है तब डिस्टेंस वो लेना है, उस पॉइंट का लेना है जिस पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट हो रहा है। वहां पे मुझे A की रेडियस नहीं चाहिए, वहां पे मुझे B की रेडियस चाहिए, क्योंकि उस केस में ये जो छोटा सफियर है ये एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है जो सेंटर पे पड़ा है। और जब मैं इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल रही हूँ तो डिस्टेंस वहां से कितना पड़ रहा है सेंटर वाले पॉइंट का, B। तो वहां पे डिस्टेंस B लेना है। तो जब हम VB कैलकुलेट करेंगे तो VB के केस में स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे ये इसी तरह से सॉल्व होगा, दैट विल बी KQ1 डिवाइडेड बाय, सबसे पहले जो पहले का A वाले का पोटेंशियल है वो कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय B, और दूसरे का कितना आएगा, दैट विल बी KQ डिवाइडेड बाय B विद अ नेगेटिव साइन क्योंकि उसका चार्ज नेगेटिव है। और तीसरे का जब आपने कैलकुलेट करना है KQ3 डिवाइडेड बाय, उसके लिए C आएगा, वहां पे C ही रहेगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स आप इसको जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो K कॉमन आ जाएगा सब में से, 4π सिग्मा भी सब में से कॉमन आ जाएगा। अब पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे पहले वाले के चार्ज में से आएगा A² और डिवाइडेड बाय बचेगा B, दूसरे वाले में से B² डिवाइडेड बाय B बनेगा तो ये माइनस B रह जाएगा, और तीसरे वाले के केस में ये क्या बचेगा, C बचेगा। तो ये आ गया पोटेंशियल जो B पॉइंट के ऊपर है, B सफियर के ऊपर है उस तरह से। तो ऐसे ही आप VC के लिए कैलकुलेट कर लोगे। VC के लिए अब क्या है, ये दोनों सफियर उसके इंटीरियर में हैं, तो दोनों सफियर इंटीरियर में हैं तो दोनों पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहे हैं, और दोनों का डिस्टेंस जो है C से दैट विल बी इक्वल टू जितनी उसकी रेडियस है C। तो दैट विल बी KQ1
divided by C, KQ2 divided by C and KQ3 divided by C। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे K4 पाई सिग्मा कॉमन आ जाएगा और पीछे क्या बचेगा, यहाँ पे A स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C एंड C स्क्वायर डिवाइडेड बाय C। तो इस चीज को आप सिंप्लीफाई कर लोगे, ये तीनों पॉइंट्स का पोटेंशियल आ गया। अब उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट में आपको ये बोला हुआ है कि अगर A और C वाले जो सफियर हैं अगर उनका पोटेंशियल सेम है तो आप A, B और C का रिलेशन जो है वो निकालिए। अब स्टूडेंट्स इस सिचुएशन में क्या होगा, हमें क्या बताया है उन्होंने कि VA और VC यानी कि जो हमारे पास ये VA की वैल्यू है और जो VC की वैल्यू है अगर ये इक्वल हो, अगर स्टूडेंट्स वो इक्वल होगी तो हमें यहाँ हमारे पास ये जो K इंटू 4 पाई सिग्मा ये तो दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा क्या, इफ VA इज इक्वल टू VC, अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास बच जाएगा, तो उस सिचुएशन में अभी हमारे पास क्या बच जाएगा, we will be left with A, that will mean A minus B plus C will be equal to, अब स्टूडेंट्स A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को मैं कॉमन निकाल लेती हूँ, C इनका अलग कर देते हैं डिवाइडेड बाय C और ये C स्क्वायर अपॉन C बच जाएगा C, तो C से C कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा, A माइनस B इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे भी नेगेटिव साइन था, ये ख्याल रखना पड़ना है हमें, यहाँ पे ये जो साइन है दिस साइन इज नेगेटिव एक्चुअली, तो दिस साइन इज नेगेटिव, ठीक है, तो दिस विल बी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, ठीक है, ये वाला C और ये वाला C कैंसिल हो गए। हाँ स्टूडेंट्स, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर क्या होता है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, जब हम इसे खोल के लिखेंगे तो A माइनस बी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी और बचेगा क्या, इधर बच जाएगा 1 और इधर बच जाएगा A प्लस बी डिवाइडेड बाय C, तो यहाँ से सॉरी हाँ माइनस वाली टर्म कैंसिल होगी प्लस वाली बचेगी, इसका मतलब C शुड बी इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस विल बी द रिजल्ट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर कोई डिफिकल्टी है कोई डाउट है अगेन यू कैन गेट बैक टू मी। सो विद दिस जितने आपके डाउट्स वाले क्वेश्चन थे और जितने मुझे अदरवाइज लगा कि क्वेश्चन डिस्कस करने की जरूरत है सारे प्रीवियस ईयर वाले वी हैव फिनिश्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच।